हेलो फोक्स। तो ये वीडियो में ना एक माइक्रो कैप कंपनी के बारे में बात करेंगे। ये जो कंपनी है ये रिसेंटली अभी प्राइस मूवमेंट दिखाना स्टार्ट कर दिया है। और ये जो कंपनी है उस सेक्टर के अंदर है जिसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मूवमेंट चल रही है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ चल रही है। अब इंडिया के अंदर वाइट लेबल गुड्स का जो पेनिट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है, जैसे जो कि आपके एसीज हो गए या फिर वॉशिंग मशीन हो गई। तो ये सब जो गुड्स है इनका पेनिट्रेशन इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कम है। मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर ये सब गुड्स का सिर्फ 8% पेनिट्रेशन है। तो ये सारी जो इंडस्ट्री है, एसी इंडस्ट्री, वॉशिंग मशीन इंडस्ट्री, ये सारी जो इंडस्ट्रीज है ये कुछ 25% कैगर के ग्रोथ रेट पे ग्रो कर रही है। अब इंडस्ट्री अगर इतने फास्ट ग्रोथ रेट पे ग्रो कर रही है तो बाकी जो प्लेयर्स होते हैं जैसे कि आपके ब्लू स्टार्स, वोल्टास और दूसरे आपके एसी वाले जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना के रखा है। आप सीधा यूट्यूब पे जाओ, ब्लू स्टार सर्च करो और मेरा नाम डाल देना आगे, डायरेक्टली आपको मिल जाएगा वीडियो। ब्लू स्टार पे भी वीडियो बनाया हुआ है, वोल्टास पे भी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको एसी इंडस्ट्री के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो दोनों वीडियोस चेक कर लेना। बाकी पॉइंट पे आते हैं तो ये सारी जो कंपनीज है ये बेनिफिट करना स्टार्ट कर देती है। फिर इसके साथ साथ जो आपकी दूसरी कंपनीज है वो भी बेनिफिट करना स्टार्ट कर देती है। फिर उसके बाद आपके दूसरे जो प्रॉक्सी प्लेयर्स है जैसे कि आपके ओडीएम टू एसी मैन्युफैक्चरर्स या ओईएम टू एसी मैन्युफैक्चरर्स। अब ओडीएम मतलब ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरर्स और ओईएम मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स। तो ये दोनों जो है वो भी बेनिफिट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो कंपनी का नाम है इसका नाम है ईपैक ड्यूरेबल्स। अब ईपैक ड्यूरेबल जो है एक ओडीएम कंपनी है टू दी एसी मैन्युफैक्चरर्स, मतलब ये डिजाइन वगैरह बनाती है, डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये एसीज वगैरह बनाती है। और जो आपके व्हाइट लेबल गुड्स वाली जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जैसे कि ब्लू स्टार, वोल्टास वगैरह जो है, हिताची, इनका क्लाइंट बेस जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ज़्यादा सुपर्ब लगा मुझे इनका क्लाइंट बेस। जैसे कि आप देखोगे तो वोल्टास, हायर, फिलिप्स, गोदरेज, डाइकिन, हैवेल्स, बॉश, बजाज, क्रॉम्पटन, ये ब्लू स्टार, ये सारे जो प्लेयर्स है ये इनका क्लाइंट बेस है। अगर आप कंपनी के रेवेन्यू स्प्लिट की बात करोगे तो इनका जो 81% ऑफ रेवेन्यूज है वो एसीज वाले सेगमेंट से आता है और 19% जो है वो आपके जो दूसरे सेगमेंट से स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंस वाला जो इनका सेगमेंट है उससे आता है। स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंस के अंदर अभी तक इन्होंने वॉशिंग मशीन पे स्टार्ट नहीं किया है। वॉशिंग मशीन का जो इनका प्रोडक्शन है, वॉशिंग मशीन पे जो इनका काम है अभी तक वो चल रहा था, आरएनडी वगैरह चल रहा था। ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का भी स्टार्ट करने वाले प्रोडक्शन, इनका ये जो प्रोडक्शन है वो Q3 से कुछ स्टार्ट होने वाला है। अब इन्होंने वॉशिंग मशीन का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो भी एक्सपांड कर रहे हैं। इसका ये मतलब है क्या कि भाई एसीज इंडस्ट्री के अंदर जो ग्रोथ है वो थोड़ी कम होते जा रही है, इसलिए अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी जो एसी इंडस्ट्री होती है वो बहुत ज़्यादा सीजनल इंडस्ट्री होती है। मतलब कि इसमें आपका Q1 के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर्स होते हैं क्योंकि समर्स आ जाते हैं। फिर Q2 और Q3 के अंदर रेनी सीजन चलता रहता है तो इतने ज़्यादा नंबर्स होते नहीं है अच्छे, और Q4 के भी इतने ज़्यादा अच्छे नंबर्स होते नहीं है, ठीक ठाक से होते हैं। तो Q1 के अंदर एकदम से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा एकदम से इंक्रीज हो जाता है, मतलब 90%, 95% के आसपास चल जाता है। और फिर Q2 के अंदर वही कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो एकदम से रिड्यूस होने लगता है। तो ये रीज़न की वजह से इस कंपनी ने स्ट्रैटेजी निकाली कि ये अपना जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से वॉशिंग मशीन और दूसरे जो डोमेस्टिक ओडीएम्स है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है, उनके ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर देंगे। एंड देन फिर उसके बाद इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो कुछ 80%, 85% के आसपास ही चलता रहेगा अगर ये दूसरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर एक्सपांड करेंगे तो। फिर बेसिकली अगर हम बात करें तो ये इनके करंटली जो है ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर ये डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब आप देख सकते हो कि ये एसी का इंडोर यूनिट या आउटडोर यूनिट, इसके साथ साथ ये विंडो एयर कंडीशनर भी बनाते हैं और इसके साथ साथ डोमेस्टिक एयर कूलर भी बनाते हैं। उसके साथ साथ अब स्मॉल डोमेस्टिक अप्लायंस में आप चेक करोगे तो ये वाटर डिस्पेंसर भी बनाते हैं, ग्राइंडर भी बनाते हैं, इंडक्शन कुकटॉप भी बनाते हैं, कंपोनेंट्स वगैरह जो है ये सारी चीज़ें भी यही बना कर देते। फिर उसके बाद बात करें तो वैल्यू चेन की, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ इनके 3 फैक्ट्रीज है, टोटल इनके 3 यूनिट है। अब श्री सिटी का जो इनका नया यूनिट है उसे स्टार्ट होके कुछ 2 ही क्वार्टर हुए अभी, तो हम उसके ऊपर इतना ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते कि उसका ग्रोथ कैसा चल रहा है। अभी उसका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में बताया कि 40 to 45% है, लेकिन मैनेजमेंट बोलता है कि अगले 2 से 3 क्वार्टर में वो कुछ 80%, 85% के आसपास चल जाएगा फिर से। तो देखते हैं अब कैसा कैसे रोल प्ले करता है अब ये वाला प्लांट। फिर उसके बाद अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे कंपनी ने स्प्लिट दे दिया है कि कौन सा प्रोजेक्ट है और कौन से प्लांट में बनता है। इनका जो एसी वाला जो है, इनसे एसी वाला जो सेगमेंट है इससे इनके मेन रेवेन्यूज आते हैं। अब इनके जो नए अपकमिंग प्रोडक्ट्स है वो है जैसे कि मैंने आपको बताया एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, इनके लिए भी इनके पास बहुत ज़्यादा बड़ा क्लाइंट बेस रेडी है। फिर उसके बाद रूम ऑयल हीटर, एयर फ्रायर, हेयर ड्रायर, तो ये सारे आपके बेसिक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक जो गुड्स है वो सारे इस कंपनी को जो है प्रोड्यूस करने हैं, जिसकी वजह से इनका पोर्टफोलियो भी इंक्रीज हो जाए। बट फिर भी इनके पोर्टफोलियो कितने भी इंक्रीज हो जाए इनका गोल यही है कि इनके कुछ 70% रेवेन्यूज जो है वो एसी वाले सेगमेंट से आएंगे और जो दूसरे वाले इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स है उनसे 30% रेवेन्यूज आएंगे। ये लॉन्ग टर्म गेम है, इस कंपनी का लॉन्ग टर्म प्लान है।
फिर आप देख सकते हो तो ये सारे जो है कंपनी के क्लाइंट्स है। कंपनी का क्लाइंट बेस बहुत ज़्यादा सॉलिड है और बहुत ज़्यादा एकदम स्टेबल क्लाइंट बेस लग रहा है, और कंपनी के जो भी क्लाइंट्स है वो वन ऑफ द बिगेस्ट एसी मैन्युफैक्चरर्स है, एसी सेल करते हैं, तो ये इसका जो क्लाइंट बेस है वो बहुत अच्छा है अगर हम इस कंपनी की बात करें तो कंपनी जो है एक माइक्रो कैप कंपनी। अब अगर आप देखोगे तो इस कंपनी के प्राइस के अंदर अब भी रिसेंटली मूवमेंट आने लगा है। अब ये मूवमेंट क्यों आ रहा है? क्योंकि कंपनी के जो Q1 रिजल्ट्स है, FY25 Q1 रिजल्ट्स, वो बहुत अच्छा है। कंपनी ने अपने जो सेल्स है वो 77% से इंक्रीज किए ईयर ऑन ईयर, और इसके प्रॉफिट मार्जिन भी 1.99% थे Q1 FY24 के अंदर, वो 3% के आसपास पहुंच गए। मतलब प्रॉफिट मार्जिन भी 50% से इंक्रीज हो चुके हैं। हाँ, इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाले जो मार्जिन है वो इतने ज़्यादा अप्रिशिएटिंग नहीं है। मुझे पता है कि इसके जो मार्जिन है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम है, बट स्टिल कंपनी जो है अच्छे फास्ट पेस पे अपने जो सेल्स है वो इंक्रीज़ कर रही है, और मैनेजमेंट हैवी टारगेट्स भी दे रही है। जैसे कि मैनेजमेंट ने टारगेट देकर रखा है कि वो अपना जो सेल्स का नंबर है वो 45% ईयर ऑन ईयर से इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो ये जो नंबर है ये बहुत अच्छा है, और उस हिसाब से अगर आप इस स्टॉक की इंटरनल वैल्यूएशन भी कर लोगे आपके मन में, आपको कोई एक्सेल शीट पे जाके वैल्यूएशन मॉडल्स, कॉम्प्लेक्स मॉडल्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा आपके दिमाग में भी वैल्यूएशन कर सकते हो। तो देखो आपका स्टॉक का 60 पी जो है वो 66 है, कंपनी जो है 45 का टारगेट दे रहा है, मतलब 50 का तो टारगेट जो है कंपनी देगी। तो आप सीधा 66 डिवाइडेड बाय 50 कर लोगे तो आपको इसका पीईजी मिल जाएगा। तो पीईजी इस कंपनी का 1.32 के आसपास निकल के आ रहा है, जो कि एक डिसेंट पीईजी है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और बहुत ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं है, तो एक डिसेंट पीईजी है। तो अगर कंपनी अच्छे से ग्रो भी करती रहेगी तो आप एज अ शेयर होल्डर को भी फायदा होगा, क्योंकि कंपनी का जो बेस है वो बहुत छोटा है, तो यहाँ से ग्रो करना भी सिंपल है। इंडस्ट्री के अंदर डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, तो आप जो शेयर होल्डर्स है आपका ईपीएस भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता रहेगा, जिसकी वजह से अगर आप देख सकते हो तो शेयर प्राइस भी आपका कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते रहेगा। अब यही केस हुआ था कल्याण ज्वेलर्स के अंदर, यही केस हुआ था ग्रेविटा इंडिया के अंदर। इनके पास भी यही चल रहा था कि इनकी जो कंपनी है वो कॉन्स्टेंटली ग्रो होते रही थी, और जैसे ही ग्रो होना स्टार्ट कर दी कंपनी, स्टॉक प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। तो यही होता है ग्रोथ कंपनीज का सबसे बड़ा फिलोसॉफी, स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा फिलोसॉफी यही होता है कि आपको ग्रोथ कंपनीज अच्छी पकड़ के रखनी पड़ती है। देखना होता है कि कंपनी के अंदर अच्छा ग्रोथ चल रहा है क्या, और जैसे जैसे कंपनी के अंदर ग्रोथ अच्छी चल रही है, कंपनी का जो बिजनेस है वो अच्छा चल रहा है, तो आप उस कंपनी को स्टिक टू रहो। अगर ये सारी चीज़ें खराब होने लगती है तो आप उस कंपनी के अंदर धीरे धीरे पोजीशन कट डाउन करना स्टार्ट कर दो। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इस बार कंपनी के जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा कम है, कुछ 3% के आसपास है। 3% मतलब पहले से तो इंप्रूवमेंट है ही, बट स्टिल 3% का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कम लगा मुझे। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स के बाद 48% शेयर है, पब्लिक के पास 35 है, एफपीआई और डीआईआई के पास 16 और 1% का जो शेयर है वो है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं कि भाई कॉन कॉल में कंपनी ने बोला क्या, क्योंकि किसी भी कंपनी का कॉन कॉल एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैंने जो पॉइंट्स है ये बुक के अंदर लिख कर रखे ताकि मैं कोई भी पॉइंट मिस ना करूँ, ताकि एक दो पॉइंट मिस कर आपको दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि आपकी पूरी जो एनालिसिस है वो पूरे एक दो पॉइंट से मिस ना हो जाए। तो मैंने पूरा कॉन कॉल पढ़कर रखा है, मैंने सारे जो पॉइंट्स है वो जॉट डाउन करके रखे, तो मैं सारे पॉइंट्स एक बार आपको बता दूंगा। तो इसकी वजह से आपको कंपनी के बारे में पूरा आइडिया लग जाएगा, और कंपनी के अंदर क्या चल रहा है ये भी आपको समझ जाएगा। क्योंकि कॉन कॉल में जो बातें होती है ये मैनेजमेंट आकर बोलता है, तो मैनेजमेंट की बातें हमें सुननी चाहिए। इनफैक्ट वो जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं जो आकर न्यूज़ इंटरव्यूज़ वगैरह देते हैं, उनकी बातें छोड़कर, न्यूज़पेपर वगैरह छोड़कर हमें मैनेजमेंट की बातें सुननी चाहिए। तो सीधा कॉन कॉल एनालिसिस करते हैं बिना फालतू बकवास ना करते हुए। तो इनके जो ईयर ऑन ईयर सेल्स जो है वो 77% से इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 169% से इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब यह है कि कंपनी को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। इसके 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, एक नया अभी अभी स्टार्ट हुआ है, और 4 आर&डी सेंटर्स है। अब कंपनी जो है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो आर&डी सेंटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि मैनेजमेंट बोलता है कि हमें एज अ मैनेजमेंट हमारी जो कंपनी है वो ओडीएम कंपनी है, और ओडीएम कंपनी के लिए आर&डी जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से नए नए प्रोडक्ट्स लेकर आ सकते हैं। जैसे कि अभी ये फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप डोर वॉशिंग मशीन भी अभी यही लेकर आ रहे हैं, जिसके लिए इनके पास बहुत ज़्यादा डिमांड भी इंक्रीज हो चुकी है, और बहुत बड़ी वॉशिंग मशीन कंपनी जो है इन्हें अप्रोच भी कर रही है। तो आर&डी फैसिलिटीज़ कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आर&डी पे भी अच्छा खासा स्पेंड करते हैं। इनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर मुझे दो चीज़ें पॉजिटिव लगी कि अभी इन्होंने 2 डायरेक्टर को लेकर आए। एक डायरेक्टर इनका आईसीआईसीआई वीसी फंड का एक डायरेक्टर है, और दूसरा वाला अफर्मा कैपिटल करके एक फर्म है, उसका भी एक डायरेक्टर ये लोग लेकर आए गए। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हिसाब से कंपनी जो है पॉजिटिव साइंस दिखाते आ रही है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जितना ज़्यादा बेटर होता है उतना ज़्यादा उस कंपनी के लिए बेटर होता है ग्रो करने के लिए, क्योंकि डायरेक्टर अच्छे हो गए, कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा होगा, तो ही तो बिजनेस अच्छा चलेगा। मैनेजमेंट
मैनेजमेंट पागल है और बिजनेस बहुत अच्छा है तो क्या फायदा, क्योंकि आपका बिजनेस कितना भी अच्छा रहो चलेगा ही नहीं, इंडस्ट्री कितनी भी अच्छी रहो चलेगी ही नहीं जब तक मैनेजमेंट अच्छे से नहीं चला रहा है। तो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। कॉन कॉल मैंने पूरा पढ़ा, पूरे कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट का जो टोन है वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहा, मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक नंबर्स दे रहा है। ऐसे नहीं कि भाई हाँ धीरे धीरे इंप्रूव होगी सिचुएशन, ये होगा वो होगा, फालतू कुछ नहीं है। वैसे भी मैनेजमेंट को इस सेक्टर के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर कॉन्फिडेंट रहना भी चाहिए, क्योंकि इसी इंडस्ट्री खुद ही 25% कैगर पे ग्रो कर रही है। इंडिया के अंदर पेनिट्रेशन जो है वो भी इतना कम है, तो इस हिसाब से इंडस्ट्री जो है वैसे भी ग्रो करनी है, तो इसलिए मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगा मुझे। फिर अभी इन्होंने इपावो करके कंपनी है इनका, रिसेंटली अभी इन्होंने, और इसके साथ साथ आरआर केबल जो है, ये दोनों कंपनी ने मिलकर 50-50% जेवी किया है इस कंपनी के साथ। तो 50% जो है कंपनी अभी ईपैक ड्यूरेबल जो है वो इपावो का होल्ड करती है। इपावो जो है एक मोटर मेकिंग कंपनी है। अब ईपैक ड्यूरेबल्स का मेन टारगेट यही है कि वो अपने कुछ 40-50% मोटर के जो ऑर्डर्स है वो सारे इपावो पे शिफ्ट कर दे, ताकि इपावो का भी प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो, जिसकी वजह से ईपैक ड्यूरेबल्स पे भी इफेक्ट देखने मिलेगा और ईपैक ड्यूरेबल का बेसिकली कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। इसकी वजह से इसके जो पैट मार्जिन है वो भी इंक्रीज होने लगेगी, ऐसा मैनेजमेंट बोलता है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट बोला है कि हम क्लियरली एसी मार्केट जो है वो, जो कि 25% कैगर से ग्रो कर रहा है, उसे आराम से आउट ग्रो कर देगा, इसलिए मैनेजमेंट ने 45% का जो है गाइडेंस दिया है। मार्जिन अभी मैनेजमेंट के जो है, मैनेजमेंट बोलता है कि मार्जिन जो है अभी एक हिट ले चुके हैं, क्योंकि कमोडिटीज़ के प्राइस इंक्रीज हो गए थे और अभी अभी इनका श्री सिटी का जो प्लांट है वो अभी अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए मार्जिन थोड़ा हिट लेते हुए दिख रहे हैं। बट स्टिल उस हिसाब से अगर देखा जाए पिछले साल के मार्जिन से, तो मार्जिन के अंदर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है। अब फिर उसके बाद बात करें तो मैनेजमेंट अब बोलता क्या है कि मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा सीजनल इंडस्ट्री है, तो इसलिए मैनेजमेंट जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी कर रहा है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन भी कर रहा है। तो ये जो कंपनी है ये उसके लिए बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आपको फिर भी कंपनी के जो है वैल्यूएशन करने हैं, तो कंपनी के मैनेजमेंट ने बोला है कि इनके जो एसेट टर्नओवर है ये कुछ 2.5x के आसपास रखेंगे। तो अगर मैं 2.5x का एसेट टर्नओवर रखता हूँ, तो सेल्स का नंबर हमें कुछ, इनका कुछ ग्रॉस ब्लॉक है एसेट्स का भी कुछ 800 करोड़ के आसपास, तो इनका सेल्स का नंबर 2000 करोड़ के आसपास निकल के आएगा FY25 का। अभी कंपनी के जो सेल्स है वो कुछ 1400 के आसपास है, तो 2000 करोड़ के आसपास जो है कंपनी का जो सेल्स का नंबर है वो इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। तो 2000 करोड़ का जो नंबर है, अगर आप 1400 पे लोगे तो कितना परसेंट ग्रोथ आएगा, जो कि अगर आप देख सकते हो तो ग्रोथ आएगा कुछ 42% के आसपास, मतलब ओवर 40% ही ग्रोथ आएगा। तो ऐसे आप वैल्यूएशन कर सकते हो। ये सारी कुछ चीज़ें होती है रिलेटिव वैल्यूएशन की, जो कि आपको पता होनी चाहिए। रिलेटिव वैल्यूएशन पे अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट में डाल देना। मैंने इसके पहले भी एक और वीडियो पोस्ट किया है ट्रेंड के ऊपर, जिसमें मैंने रिलेटिव वैल्यूएशन कर रखी है, तो वो चेक कर लेना। बाकी कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बोल रही है कि अभी करंट कंपनी जो है करंटली केपेक्स नहीं कर रही है। तो बेसिकली ओवर एंड ऑल एक पिक्चर बताओ तो कंपनी जो है कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है। कंपनी के अंदर टर्न अराउंड आ चुका है, क्योंकि पहले जो है कंपनी इतना अच्छे से ग्रो नहीं कर रही थी। FY23 और FY24 के रेवेन्यूज देखोगे तो दोनों जो नंबर्स है वो कंपैरेटिवली फ्लैट है, लेकिन अभी Q1 के नंबर्स देखोगे तो Q1 के अंदर अच्छा खासा इंक्रीज देखने मिला है, क्योंकि अभी हीट वेव वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो Q1 के अंदर अभी किसी भी एसी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी एसी कंपनी उठा लो, ब्लू स्टार उठा लो, वोल्टास उठा लो, तो सबके अंदर जो Q1 के नंबर्स है वो बहुत ज़्यादा एकदम हाइप अप स्पाइक अप हो चुके रहेंगे। तो ये सारी जो बात है, अब वैसे भी एसी इंडस्ट्री के ग्रोथ स्टोरी के अंदर मैं भी बिलीव करता हूँ, और वैसे भी इंडिया के अंदर वाइट टेबल गुड्स का जो पेनिट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो मुझे भी ऐसे लगता है कि कंपनी जो है बेटर परफॉर्म करेगी। अभी वैल्यूएशन पे भी डिसेंट वैल्यूएशन पे अवेलेबल लग रही है मुझे ये कंपनी। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। ये कंपनी को और ट्रैक करते रहेंगे, इसके जो भी अगले अपडेट्स आते रहेंगे ये कंपनी के, उसके वीडियोस चैनल पर आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।